सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। तब्दीली सरकार ने पंजाब के अंदर कमाल ही कर दिया है, अपने ऊपर नवाज़िशात की ऐसी बारिश की है कि जिसकी मिसाल शायद जिसको ये स्टेटस को कहते थे उस स्टेटस को के ज़माने में भी नहीं मिलती। पंजाब असम्बली ने जो एक्ट पास किया जिसमें अरकान असम्बली, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर और बाकी वज़रा समेत उनकी तनख्वाहों और अलाउंस में जो इजाफा किया गया है, हैरान कुन हद तक। अगर मैं वज़ीर आला से आगाज़ करूं तो वज़ीर आला साहब की जो पुरानी तनख्वाह थी वो 59,000 रुपये और इसमें नई तनख्वाह जो है इजाफे के साथ वो 3,75,000 रुपये। अलाउंसेस, मेहमानदारी अलाउंस 50,000 रुपये। वज़ारत आला छोड़ने के बाद की जो मरात हैं वज़ीर आला की, वो लाहौर में रिहाइश ना होने पर ताहयात घर दिया जाएगा। क्या ज़रूरी है कि वज़ीर आला को लाहौर में ही घर दिया जाए? अगर किसी रिटायर्ड वज़ीर आला को घर देना है तो उसको बखर में दें, राजनपुर में दे दें, लाहौर में घर क्यों दिया जाएगा? 5 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल ड्यूटी पर मामूर होंगे। 2500 सीसी गाड़ी दी जाएगी वज़ीर आला को। ड्राइवर मिलेगा मुस्तकिल, पर्सनल सेक्रेटरी मिलेगा मुस्तकिल, 2 क्लर्क मिलेंगे, 10,000 माहाना टेलीफोन अलाउंस मिलेगा वज़ीर आला को वज़ारत आला छोड़ने के बाद। अब अगर हम सूबाई वजीर के ओहदे की बात करें तो जो पुरानी तनख्वाह है वो 45,000 रुपए थी और नई तनख्वाह इजाफे के बाद 1,85,000 रुपए। इसी तरह से अगर डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे की बात करें तो पुरानी तनख्वाह 38,000 रुपए, अगर इसको डबल कर दिया जाता, इसको 3 गुना कर दिया जाता, लेकिन उससे भी ज्यादा इजाफा करके नई तनख्वाह 1,65,000 रुपए कर दी गई है। रुकने असम्बली यानी पंजाब असम्बली के जो रुकन है उनकी पुरानी तनख्वाह थी 83,000 रुपए और नई तनख्वाह हो चुकी है 2 लाख रुपए, जिसमें बुनियादी तनख्वाह 80,000 रुपए, डेली अलाउंस 2,000, हाउस रेंट 50,000, यूटिलिटी अलाउंस 15,000, मेहमानदारी अलाउंस 15,000, दफ्तरी अलाउंस 15,000, फिर सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स हैं 3 लाख रुपए के। पार्लियामानी सेक्रेटरी का जो होता है पुरानी तनख्वाह थी 56,000 रुपए, अगर इसको दुगना भी कर दिया जाता तो ये 1,12,000 बनती थी 100% इजाफे के साथ, लेकिन ये 1,47,000 रुपए कर दी गई है। जो स्पेशल असिस्टेंट का होता है पुरानी तनख्वाह थी 59,000 रुपए और नई तनख्वाह 1,85,000 रुपए। मुशीर का होता पुरानी तनख्वाह 54,000 रुपए, नई तनख्वाह 1,85,000 रुपए। अब साबिक अरकान असम्बली को ताहयात, मुफ्त इलाज और अद्वियात देने की भी जो लूट मार है उसकी सेल भी लगा दी गई। साबिक अरकान पंजाब असम्बली को इनडोर और आउटडोर इलाज का इस्तेहकाक कानूनी तौर पर दे दिया गया। पहले यह इस्तेहकाक सिर्फ मौजूदा अरकान असम्बली को हासिल था। जो मौजूदा रुकने असम्बली को मेडिकल सहूलियात हासिल हैं, अब वही साबिक रुकने पंजाब असम्बली को हासिल होंगी। 2002 के इंतखाब के बाद कम से कम 6 माह वजीर आला रहने वाला मरात का अहल होगा। क्या इसका मकसद परवेज इलाही साहब को नवाजना था? ये 90 की दहाई के क्यों नहीं शामिल किया गया? 80 की दहाई के अगर कोई जिंदा है उसको क्यों नहीं शामिल किया गया? ये जो पंजाब असम्बली ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो जिसे कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों में ही, साबिक वज़ीर आला, साबिक अरकान असम्बली, साबिक स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर्स भी ऑफिशियल पासपोर्ट के अहल होंगे और वीआईपी लाउंज जो है एयरपोर्ट का वो भी ये लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरे साथ मौजूद है ऑनरेबल मेंबर रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अब्बासी साहब। सर थैंक यू सो मच। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, और मंसूर अली खान साहब सीनियर एंकर पर्सन और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। मंसूर, आपसे आगाज करूंगा। सर ये तो किसी ने इतनी लूट मार मचाई नहीं होगी अपने अंदर ही जितना माशाल्लाह कमाल पंजाब असम्बली ने कर दिया। देखिए, आप मेरे ख्याल में बिला वजह तनकीद का निशाना बना रहे हैं इनको। आप याद करें, इन्होंने हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था। इन्होंने कहा था 50 लाख घर जो है वो हम आपको देंगे। तो घर देने का आगाज उन्होंने वजीर आला से किया है। उसमें ऐसी कौन सी हैरानगी की बात है? उन्होंने कहा वजीर आला पंजाब को घर सबसे पहले मिलना चाहिए। वजीर आला को घर मिलेगा तो फिर वजीर आला आगे लोगों को घर बांटेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि आप हैरान इस बात पे हो रहे हैं कि जनाब इनकी तनख्वाहें इतनी क्यों बढ़ गई। चले वो तो एक मजाक था ही था, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मजाक जो आज कौम के साथ हुआ है वो वजीर आजम ट्विटर के ऊपर तशरीफ लाते हैं और आके फरमाते हैं
कि ये क्या कर दिया आपने, ये किस तरह हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था ये किस तरह हो गया। हमारे वजीर आजम जो है वो पंजाब की काबीना की इजलासों की 5 दफा सदारत कर चुके हैं। आपको पता है वो हर 2 हफ्ते के बाद लाहौर तशरीफ लाते हैं, वहां के काबीना की मीटिंग्स की सदारत करते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरी बात ये, आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू टेल मी कि वजीर आला पंजाब ने अपनी मर्जी से कोई कदम उठा लिया और वजीर आजम को भिनक भी नहीं होने दी और पता भी नहीं चलने दिया कि जनाब ये होने जा रहा है। यू एक्चुअली एक्सपेक्ट मी टू ट्रस्ट दिस? वजीर आला पंजाब की यह सूरत हाल है कि वो कमिश्नर का ओहदा भी जो है ना वो किसी को तैनात नहीं कर सकते जब तक वो वजीर आजम से अप्रूवल ना ले ले। तो वजीर आजम ने आज ये इंप्रेशन दिया कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या कर दिया, खत्म करो इस चीज को। बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर, मैं सदाकत अब्बासी साहब बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, लेकिन एक माजरत के साथ ऑन लाइटर नोट, कोई मजाक नहीं उड़ाने लगा, ऑन लाइटर नोट, बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर ना वो हम लोग देखते थे हीरो जो है वो हीरोइन को अट्रैक्ट करने के लिए ना किराए के गुंडे लाता था और उसे कहता था तुम जाके हीरोइन के साथ बदतमीजी करो, फिर मैं आऊंगा, मैं आके रेस्क्यू करूंगा और मैं हीरो बन जाऊंगा और मैं और हीरोइन जो है ना हम लोग करीब हो जाएंगे इस तरह। इमरान खान साहब ने भी आज एग्जैक्टली वही रोल अदा किया है। उन्होंने पहले उस्मान बुज़दार साहब को विलन बनाया, आवाम को कहा कि ये मेरी मासूम लड़की है, और उसके बाद बीच में जंप मारी और उन्होंने आके कहा कि जनाब मैं देखो मैं आ गया हूं, आई एम हियर टू कम एंड रेस्क्यू द पब्लिक। और ये बड़ा बुरा हुआ है, ये बड़ा गलत किया आपने वजीर आला ने। या तो हमारे इमरान खान साहब को पता ही नहीं है कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, या तो इतने भोले और नाइव हैं, या इनको सब पता था और ये सारी सिर्फ एक चाल थी कि जनाब पहले आप ये करेंगे उसके बाद मैं जंप मारूंगा और मैं आके जो है ना जिस तरह सबको बचा लूंगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई तौर पे नहीं होगा। खुदा के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। यहाँ पे लोगों को महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। असद उमर साहब ये फरमाते हैं कि जनाब लोगों की चीखें निकलेंगी, मुझे पता है इस बात निकलेंगी। यू डू नॉट से सच थिंग्स फॉर गॉड सेक। अपने ऑप्टिक्स के ऊपर देखें, फवाद चौधरी साहब को सिर्फ 6 महीने के बाद आज चेंज करने की बातें हो रही हैं। खुदारा जाग जाए, खुदारा नया पाकिस्तान इस तरह नहीं बनेगा। राइट जी। बैरिस्टर साहब, सर 24 घंटे में कायमा कमेटी से तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर करवाया, 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड हो गया। ये इन 7 महीनों में शायद किसी भी 4 सूबाई असम्बलियों में से, कौमी असम्बली ने की कायमा कमेटियां हों या सूबाई असम्बलियों की हों, किसी कमेटी ने भी 24 घंटे में कोई इतना बिल, अहम बिल जो है वो पास नहीं किया होगा। और फिर 5 मिनट के अंदर ऐवान से भी बिल जो है वो मंजूर हो गया। तो वाकई फिर वसीम अकरम प्लस की जो रफ्तार है वो दिखा दी है बुज़दार साहब। देखिए जी मेरे बात साहब कि मैं मंसूर साहब की बात से बड़ा डिसएग्री करूंगा। और यहाँ 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1 कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं था, वो इतने नाअहल थे, इतने बाखबर, इतने बेखबर थे कि उनको पता ही नहीं था हकीकत में हो क्या रहा है, और उनके बुज़दार साहब ने ये बिल पास करवा दिया। ये क्या प्रूव करता है कि वो कितने इनकॉम्पिटेंट हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी इनकॉम्पिटेंस शो की जब डॉलर की कीमत के ऊपर नीचे होने की बात की, जब असद उमर की स्टेटमेंट और उनकी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हुई, ये उनकी नाअहली शो करती है। और दूसरी तरफ ये एक सेकंड सिनेरियो है कि उन्होंने वेट और सी वाला किया, कि उन्होंने इंतजार किया और जब उन्होंने देखा लोगों का रिएक्शन क्या आया मीडिया में, आप हर तरह के बंदे ने रिएक्ट किया इस चीज के ऊपर, वो सियासतदान हो, वो गैर सियासी हो, वो मेरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो, हर बंदे ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। इस रिएक्शन के ऊपर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। लेकिन वो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उसके बाद लोग अब इनसे मुंतजिर हैं कि उन्होंने ऐसी बातें करना छोड़ दी। वो हमें नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर का रोज बताते थे लोगों को कि नीदरलैंड्स का प्राइम मिनिस्टर किस तरह साइकिल पे आता है। टोनी ब्लेयर का बताते थे लोगों को कि उनको किस तरह पेनल्टी चार्ज लगते थे उनको जब वो टिकट, अगर ट्रेन में सफर करते थे बगैर टिकट के। तो ये तमाम वो चीजें हैं, या वो नाअहल हैं और या अगर नाअहल नहीं है और उनको पता था तो फिर उन्होंने फिर वही अपनी बात की। जो बिल पेश किया है जी, जो बिल पेश किया है, ये शायद आप ही की पार्टी के आगा अली हैदर साहब, ये सेरा आपकी पार्टी को सजता है सर। पेश किया हो जी, किसी ने भी पेश किया हो, किसी ने भी पेश किया हो। मेरा एक अपना मौकफ है, मेरा एक अपना राय है कि यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अस्पतालों के पैसे भी नहीं छोड़ते। यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने TADS जो 62 लोग हैं लेकिन जहाजों के टिकट भी नहीं छोड़ते, और गरीब बंदा 16,000 17,000 की तनख्वाह पे मर रहा है। देखिए आप, अगर इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उन लोगों को या इन चीजों को डिफेंड करें, ना मैं डिफेंड करूंगा और ना मुझे कोई जरूरत है। लेकिन जहां तक बयानिए की बात है, आज हुकूमत से सवाल इसलिए करते हैं कि ये वो हुकूमत थी नीदरलैंड्स के वाकये का बताती थी। ये वो हुकूमत थी जो कहती थी कि मैं अरबों नौकरियां देंगे, जो 50 लाख घर देंगे। एक घर से शुरू कर दिया, वो है बुज़दार साहब, एक नौकरी शुरू कर दिया जो उनको जो
मुलाजिम और उनको नए बंदे देने हैं, लेकिन हकीकत में ना अवाम के ऊपर ना कोई रिलीफ मिला ना कुछ और। आज जब गुजराल साहब ने तो कमाल ही कर दिया कि वजह से अभी 4.5 साल पड़े हुए पंजाब के, 4.5 साल में पंजाब के लोगों के लिए क्या करना है उसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं आया। अपनी रिटायरमेंट के बाद का बंदोबस्त कर लिया कि मैंने नहीं कैसे जिंदगी गुजारनी है। आप दूर क्यों आते हैं? आप सप्लीमेंट्री बजट में देखें, सप्लीमेंट्री बजट में क्या हुआ कि उन्होंने किसको उसमें सप्लीमेंट्री बजट में फायदा हुआ? जहांगीर तरीन साहब को, जिसकी पहली दफा अपनी एक टीम आ रही थी और उसमें उनको यह फायदा हुआ कि उन्होंने टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स अवेजन और जो लॉस करते हैं या पहले साल लॉस करते हैं उनको टैक्सेस से बचाया गया। तो ये अपने आप और अपने लोगों को नवाजते रहते हैं और फिर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। सदाकत भाई को सदाकत साहब और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सदाकत साहब, महातिर मोहम्मद साहब पूरी दुनिया में बहुत एडमायर किए जाते हैं और इमरान खान साहब उनको सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। 23 मार्च को वो हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी भी होंगे। 23 मार्च की जो तकरीब है, महातिर मोहम्मद साहब भी 2018 में इलेक्शन जीत कर आए। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने आते साथ ऐलान किया कि मुझ समेत मेरी सारी कैबिनेट की जो तनख्वाहें हैं उन पे 10% कटौती लगा दी जाएगी। आते साथ पहला ऐलान कर दिया वजीर आजम ने। और मलेशिया का जो जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी है वो $9,900 से जायद है। हमारा पर कैपिटा जीडीपी जो है वो $1,500। तो अगर मलेशिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो तनख्वाहें बढ़ाए, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, मेरी बात बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने दो मेरे फाजिल दोस्तों को बड़ा वक्त दिया जो बड़े अच्छे तरीके से पीटीआई की को रगड़ा लगाते हैं, तो मुझे मौका देंगे ताकि मैं वजाहत करूं। दोनों ने बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए जी। मेरा ख्याल है इनको पसंद नहीं आया कि इमरान खान साहब ने क्यों एक्शन लिया उसको वापस करने का। कहने की बात यह कि पंजाब असम्बली ऑटोनमस असम्बली है, उन्होंने किसी ऑपोजिशन के बंदे ने कोई बिल टेबल किया जिसको हुकूमत ने भी सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे है बतौर MNA कि 45,000 रुपये अगर तनख्वाह हो किसी सूबाई असम्बली के मेम्बरान की, दानियाल साहब तो कह सकते हैं, इनके दौर में तो बारें थी, वो एक ऊपर से लेके नीचे तक सारे बंदर बांध करके खाते थे, तो वो तो चलो कोई बात है। आज 45,000 में तनख्वाह के बगैर गुजार कर रहे थे वो। जी, उनकी तो तनख्वाह उनके लिए कुछ भी नहीं थी। अटक से लेके और मरी से और इधर से अगर कोई MNA ट्रैवल करके जाए लाहौर और महीने में 4 दफ़ा जाए, 45,000 रुपये नामुनासिब है, ये एक बात है। और इस वक्त आपके जो बलूचिस्तान असम्बली का एक मेंबर है, तकरीबन वो 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। ये पता नहीं आपके पास खबर है कि नहीं है। मैंने अहमद बिलाल सूफी साहब का एक ट्वीट देखा था कि 3 लाख रुपए वो ले रहा है। इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ वो सही थे, लेकिन हमारी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के किए हुए जुल्म, मुस्लिम लीग नून के किए हुए वो कर्जे जिसपे 1700 अरब रुपये हम साल का अभी सूद दे रहे हैं, रेलवे खसारे में, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, यानी जितनी स्टेट कॉरपोरेशन हैं वो खसारे में। इस हालात में हमें ये पैसे नहीं बढ़ाना चाहिए थे, 10% कम भी कर लेते तो इस चीज से पूरे कौमी जो खजाना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन एक बात है, और आपके जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अहम बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस बात की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर मुल्क में खुशहाली होती तो यह फैसला दुरुस्त होता, चूंकि अवाम को बुनियादी जरूरियात नहीं मिल रही इसलिए यह फैसला गलत है। तो पहले लोगों को तो दे देना, ये बात फिर आप 10 लाख कर दे अपनी तरफ। मैं तो उसको डिफेंड ही नहीं कर रहा। दानियाल साहब तो अपनी पार्टी के उस बिल को डिफेंड नहीं कर रहे। हम ना सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहे, वजीर आजम की तरफ से सख्त सरजनिश की गई है, उसका जवाब दिया गया। हाँ, एक और बात है, उनको पता नहीं होता। तो मेरे भाई, ये प्रोविंशियल असेंबली का सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर को तब पता चलेगा जब ये कोई खबर बनेगी। लेकिन क्या पंजाब असेंबली के सर PTI के MPs को, चीफ मिनिस्टर को, कैबिनेट को ये पता नहीं कि इमरान खान का विजन क्या है? हम वो कानून करने जा रहे हैं जो इमरान खान के विजन के खिलाफ। पार्टी नहीं पता उनको। बीइंग एन MNA मैं भी समझता हूँ कि हमारी थोड़ी सी तनख्वाह बेहतर होता कि हमारा गुजारा हो, लेकिन ये पार्टी लीडर ने फैसला किया, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। 50 लाख घर नहीं बने, इनके ख्याल में 6 महीने में 50 लाख घर बन जाने चाहिए। इंशाल्लाह 50 लाख घर बनेंगे। इस हुकूमत ने घर बनाने, गरीब के लिए बनाने, 30 लाख के कम कीमत वाले 5% के इंटरेस्ट पे। पिछली हुकूमत वाले या महल बनाते थे और या फ्लैट बनाते थे। इंशाल्लाह यहाँ गरीबों के लिए 50 लाख घर बनेंगे। सारा सिस्टम चल रहा है। आपकी तनकीद को वेलकम, लेकिन आप देखते जाएं, इंशाल्लाह ये आगे जा रहे हैं। जिस पंजाब असेंबली के मेंबरान को आपने बुरा भला कहा, उनको प्राइम मिनिस्टर ने भी बुरा भला कह के गवर्नर को कह दिया कि खबरदार ये साइन ना करें। ना भी करें, फिर भी 10 दिन के अंदर फिर भी वो कानून तो बन जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है गवर्नर साइन ना करे, अगर मैं गलत, मिनिस्टर ने हिदायत कर दिया पार्टी को, अगर गवर्नर वापस साइन करे।
गवर्नर ना भी साइन करे, गवर्नर वापस भी भेज दे हो नहीं बिल, सकता। तो फिर भी वो नहीं क्योंकि वो पास हो चुका है असेंबली से। एग्जैक्टली लॉ का तो नहीं पता, लेकिन उसके काउंटर जो भी करना है वो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया और सख्त ऑर्डर कर दिया कि इसको अब्बासी नहीं, गवर्नर बेशक इसमें कोई एलिगेशन भी लगा दे, इसको वापस भी भेज दे, 12 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये पास होकर लॉ बन जाता है, लॉ बन जाएगा। अच्छा, लेकिन इसको अनडू तो कर सकती है ना असेंबली, नया कानून लाएंगे, तो नया कानून आ सकता है ना, उसमें कौन सी बात है। नहीं, अगर कुछ हो गया है, गलत हो गया है, और इस कालक जो मिली है इसको धोना भी तो है ना। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई ने मिलकर कोई गलती इज्तिमाई कर दी है और उसको इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं। आपको इमरान खान को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मंसूर भाई, इमरान खान को तो अप्रिशिएट करें ना, आप कंडेम करें पंजाब की पीटीआई को, मुस्लिम लीग नून को जितना मर्जी कंडेम करें, हमें कोई मसला नहीं, प्राइम मिनिस्टर का तो अप्रिशिएट करें। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मंसूर शॉर्टली बताएगा। पॉलिटिशियन का तो हाथ जो है ना वो नब्ज पे होता है कौम की, इनको पता होना चाहिए था ये 350 की असेंबली 450 की, इनको पता होना चाहिए था कि हम जो कानून पास करने जा रहे हैं इस पे पब्लिक रिएक्शन आएगा, इस पे लोग शोर मचाएंगे, गालियां देंगे। ये इतने लापरवाह हैं, इतने केयरलेस हैं कि इन्होंने इतना सेल्फ सेंट्रिक कानून पास कर दिया। ये सारे हैं ना भाई, सिर्फ आप पीटीआई को नहीं, सर मैं सब कह रहा हूं, वो पीएमएलएन वाले खुश हो रहे हैं, उनको जो टेबल करने वाले। अमीर अब्बास साहब, इस चीज का मैं भी जवाब दूंगा, गालियों का जो इनको पड़ती है। जी मंसूर, इसमें सारे के सारे ये लोग जो हैं, इसमें नून लीग भी शामिल है, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इन्होंने एक दूसरे की नब्ज के ऊपर हाथ रखा हुआ था। हाँ जी भाई तू बता तुझे कितने चाहिए, वो कहता है हाँ जी मुझे भी चाहिए, तुझे भी चाहिए, हाँ जी मुझे भी चाहिए। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जनाब ये मुकमुका हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। जो बिलावल साहब गए थे वहां पे मिलने के लिए मियां साहब को, तो उन्होंने कहा लो जनाब मिल गए आपस में। इन्होंने अपने लिए जब कुछ करना होता है ना, ये लोग यूं मिलते हैं आपस में, कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर ये बिल पास करवा लेते हैं। अवाम के लिए जब इन्होंने कुछ करना हो तो रगड़े पे रगड़ा, डेटों पे डेटें चलती रहती हैं, कोरम टूट जाते हैं। मंसूर एक सवाल कर लूं, मंसूर एक सवाल कर लूं, चले आपने ठीक तनकीद कर दी। एक सवाल मुझे बताएं, सूबाई असेंबली के मेंबर की 45,000 तनख्वाह आपके ख्याल मुनासिब है? वैसे कॉमेंट कर दें। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल नामुनासिब है, लेकिन ये मौका नहीं था इसको पैसे बढ़ाने का। ये वो तो वापस कर दिया ना, लेकिन वापस आप इतना जुल्म की स्टोरी बनाई हुई आपने, तो कितना पैसा नेशनल किटी में या प्रोविंशियल किटी में कितना फर्क पड़ेगा वो मैटर नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट गलत है, वो तो मान कॉन्सेप्ट गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है। 45,000 में क्या होगा? मंसूर कितने परसेंट हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? 1172 पार्लियामेंटेरियंस हैं सारी असेंबलियों के सेनेट के मिला के। इनमें से कितने हैं जो लोअर मिडिल क्लास में से हैं? इनमें से 80% तो वो हैं जो अपर मिडिल क्लास में से हैं या जो अपर क्लास में से हैं। तो इनके लिए 45,000 रुपए क्या है? नहीं सारे अमीर मैं तो 80%। हाँ जी, इनमें से कितने लोग होंगे, मुझे सिर्फ ये भाई बैठे हुए अब्बासी साहब सिर्फ ये बता दें कितने लोग होंगे जो बसों में सफर करके कौमी प्रोविंशियल असेंबली में आते हैं? एक भी बंदा नहीं होगा। ये सब गाड़ियों में ट्रेवल करने वाले हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं कतई तौर पे इनको ये नहीं कहूंगा जनाब ये फ्रॉडी हैं, ये गलत हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दे आर वेरी नाइस पीपल, बट फॉर गॉड सेक भाई इस वक्त अवाम मर रही है महंगाई से, आप अवाम की तरफ ध्यान दें, अपने बढ़ा लेना। पंजाब असेंबली में समझते हैं एक ब्रेक, ईमानदारी से अगर वो नौकरी करे पंजाब असेंबली तो उनका गुजारा नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अरकान पार्लियामेंट की मरात क्या है और उनकी मईशत कितनी बड़ी है, वो फर्क आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आपके सामने कुछ ममालिक और उनके हुक्मरानों या उनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी तनख्वाहों का मवाजना रखते हैं। ये वो ममालिक हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा दौलतमंद हैं, इनकी मैशत, इनका GDP, इनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद वहां पे उस तरह से मरात या अयाशियां नहीं होती जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हासिल करने की कोशिश करता है। जरा भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे जरा हम आगाज करें तो भारत का जो GDP है वो 2600 अरब डॉलर से जायद है। 2600 अरब डॉलर से जायद। फीकस GDP जो है वो $1900, पाकिस्तान का $1500 है। 2016 में भारतीय रुकने पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह 50,000 रुपए भारतीय रुपए थी। लॉन्ड्री की मद में उसको माहाना 25,000 भारतीय रुपए मिलते थे। रुकने पार्लियामेंट को असेंबली के इजलास में शिरकत करने पर रोजाना 2,000 भारतीय रुपए, दफ्तरी अखराजात के लिए माहाना 45,000 भारतीय रुपए, हवाई सफर के लिए सालाना 2 तरफा 17 हवाई टिकट्स, 3 टेलीफोन
और सालाना 1.5 लाख मुफ्त कॉल्स की सहूलत हासिल थी। इतनी बड़ी मैशत के रुकने पार्लियामेंट को। अब जरा कनाडा की बात करते हैं जो दुनिया की 10 बड़ी मैशतों में शामिल है। कनाडा का जीडीपी 1650 अरब डॉलर्स है से जायद है और इसका फीकस जीडीपी $45,000, 45,000, पाकिस्तान का $1,500। 2018 के बजट के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम की माहाना तनख्वाह 22,083 अमरीकी डॉलर्स के बराबर थी। वजीर आजम को वजारत उज़्मा के दौरान 2 सरकारी रिहाइश गाहें दी जाती हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस वजीर आजम और उनके खानदान की हिफाजत करती है। वजीर आजम अंदरूने मुल्क सफर के लिए चैलेंजर 601 और बैरून मुल्क सफर के लिए CC-150 तैयारे इस्तेमाल करता है। ग्लोबल न्यूज के मुताबिक साबिक कैनेडियन वजीर आजम को पेंशन मिलती है, लेकिन इसके अलावा उसे कोई मराहत नहीं मिलती। कैनेडियन साबिक वजीर आजम को आप माशाल्लाह पंजाब जैसे सूबे के साबिक वजीर आला ने अपने नाम कितनी मराहत हासिल कर ली है ओहदा छोड़ने के बाद। 2016 में कनाडा के रुकने पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह 13,950 कैनेडियन डॉलर्स थी। यह बहुत कम है अमेरिकन डॉलर्स के मुताबिक। अगर हम देखें विफाकी वजीर जो कनाडा का है उसकी माहाना तनख्वाह 20,625 कैनेडियन डॉलर्स और वजीर मुमलिकत की माहाना तनख्वाह 18,950 कैनेडियन डॉलर्स थी। चीन का जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा यानी 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। चीन दूसरी ताकतवर मैशत है। फीकस जीडीपी $8,800, पाकिस्तान का $1,500। लेकिन दुनिया की दूसरी ताकतवर मैशत के सदर की 2017 में माहाना तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 22 लाख रुपए थी। 2017 में मालदीव का फीकस जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना जायद $10,500, जबकि पाकिस्तान का $1,500 था। लेकिन मालदीव के सदर की माहाना तनख्वाह सिर्फ 7 लाख रुपए थी। मिस्र जिसका फीकस जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा यानी $2,400 है, लेकिन उसके सदर की माहाना तनख्वाह सिर्फ 7 लाख रुपए है। बैरिस्टर साहब, सर जेब देता है इन मुल्कों को कि ये अपने अरकान पार्लियामेंट्स पे, प्राइम मिनिस्टर्स पे, कैबिनेट के ऊपर पैसा खर्च करें, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करें, करप्शन ताकि ये ना कर सके, इनको ल्यूक्रेटिव पैकेजेस दें। लेकिन उनकी मैशत तो देखें, उन्होंने अपने मुल्क में डिलीवर किया है। यहां अभी तरक्की का सफर शुरू नहीं हुआ, अपने ऊपर पैसा लौटाना शुरू कर दिया। देखिए जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन से मुझे समझ नहीं आया उस कंपैरिजन की रीजन, क्योंकि आप जब इतनी बड़ी इकोनॉमीज को इवन तो देखिए आप अमाउंट्स और फिगर्स कहां से कहां जाते हैं, बेशक ज्यादा थे, हमारी भी ग्रोथ 5.6 पे रही है, 5.8 पे रही है जीडीपी ग्रोथ, लेकिन बात यहां देखिए बिलो द पॉवर्टी लाइन की है। ठीक है, आप कंपैरिजन किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता अगर आप करते कि पाकिस्तान में बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग कितने रहते हैं और इन मुल्कों में कितने रहते हैं, और जब बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं तो आपको तब समझ आती है कि असल में हकीकत में ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, अगेन मैं कहता हूं कि देखिए हर वो इनके अपने प्रिंसिपल्स, मॉरल्स और वैल्यूज आते हैं। दानियाल का मॉरल्स और प्रिंसिपल वैल्यूज ये कहते हैं कि मुझे कल भी तनख्वाह मिले, आज मिले, मैं नहीं लूंगा, कि मैं सेब हैसियत हूं, मैं और काम करता हूं, मैं नहीं लूंगा। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पॉलिटिकल नॉर्म्स और ऐसी चीजें ऐसी बनी हैं कि यहाँ लोग दवाइयों के पैसे नहीं छोड़ते, यहाँ लोग ट्रैवलिंग करें ना करें उसके TADS लाजमी लेते हैं। वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बनते नहीं है तो गाड़ी पहले उनको पीछे पड़ जाते हैं कि हमें गाड़ी कौन सी मिलेगी, और पीछे उसके पीछे एक लैंड क्रूजर भी लगाई होती है। ये हमारा एक कल्चर है विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो अफोर्ड कर सके वो 4 की जगह 10 गाड़ियां लगाए, लेकिन हुकूमत की चीजों को नहीं करना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों से बेहतर होकर जो एक बात है, देखें आज अवाम ने जब इमरान खान ने नारा लगाया था तब्दीली का, तो उन्हें हुकूमतों इन मुल्कों के एग्जाम्पल नहीं दी थी, उसने फिर मैं कहता हूं नीदरलैंड्स की दी थी, उन मुल्कों की दी थी जहां को एग्जाम्पल बनाना चाहते थे, जहां के वजीर आजम साइकिलों पे आते थे। और आज वो वजीर आजम क्या है कि मुझे पता नहीं था और मैं कंडेम करता हूं, ना लोग एक्सेप्ट करते हैं ना हम करते हैं, क्योंकि ये सरासर झूठ है। और अगर हकीकत में मबनी होता तो इससे पहले रिएक्शन करते, 2 दिन का इंतजार ना करते। इट इज अनफॉर्चुनेट कि अब्बासी साहब, और अब हम गालियों की बात करते हैं, हम गालियों, ये इम्यून हो गए गालियों के। आप मेट्रो की देख लें, वो 1 साल में जो मेट्रो बननी थी आज दूसरा साल हो गया, वो 23 अरब में बननी थी, आज 99 अरब ट्राइब्यून के एक आर्टिकल है कि वहां तक पहुंच गई। उस मेट्रो को तो आज 23 मार्च को ओपनिंग कर रहे हैं, सॉफ्ट ओपनिंग, लेकिन उसमें बसें वो हैं जो चौड़ी हैं, फिर तोड़ के इफ्तिताह किया जाएगा दोबारा। तो इट इज अनफॉर्चुनेट कि हम इनको कहीं कंपैरिजन करें कि यार गालियां पड़ी हैं, ये लोगों की नफ्स की बात कर रहे हैं। अगर लोगों की नफ्स की बात करते तो आज ये देखते कि डीवैल्यूएशन की वजह से जो इन्होंने डीवैल्यूएशन की
ही निकाल दी, लेकिन इंपोर्ट्स में ग्रोथ कितनी हुई? सिर्फ 2%। पिछली हुकूमतों में 13% था। अगर हम तनख्वाहों की और चीजों की क्या बात करें, आपके जो गैस का 143% इंक्रीज है कि वो उनको घर घरेलू सार्फिन जो वो उनको घर माँ बहन से गालियां पड़ती हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट कि हम जब बात करते हैं हम पुरानी चीजों को, पुराने मुर्दों को उठा के लेते हैं जिनमें हकीकत नहीं। अगर आज भी इनको ऑपोजिशन ये कहती है, तमाम जमातें कहती हैं कि आप अपने वादों पे पूरे उतरे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने मैनिफेस्टो में आई थी, हमारे दो सबसे बड़े नारे थे, एक दहशतगर्दी, दूसरा बिजली का बहरान। जिस साल हमने हुकूमत ली 13,000 कुछ लोग शहीद हुए थे दहशतगर्दी की वजह से। पाक फौज और तमाम फोर्सेस के साथ मिलकर जिस साल हमने हुकूमत छोड़ी वो पहला साल था, हम 1000 से दहशतगर्दी शहीद होने लोगों वाली तादाद। 13,000 मेगावाट हमने पाकिस्तान को लाइट बिजली देने का वादा किया था, 13,000 मेगावाट हमने प्रोड्यूस किया और अपने वादों पे पूरा उतरे। इमरान खान साहब इस तरह लीडर नहीं बनेंगे कि अपनी हर स्टेटमेंट, हर बात से खुद कॉन्ट्रडिक्ट, डिसएग्री करके यू टर्न लेके समझते हैं कि मैं लीडर। अच्छा, यू टर्न दिखा देते हैं, जिन चीजों को यू टर्न दिखा दिया। सुमसान बुखारी साहब वजीर इत्तलात हैं चौहान साहब की जगह पे। सुमसान बुखारी साहब ने जब ये एक्ट पास हुआ तो उस वक्त उनके तासुरात क्या थे, जरा सुनाएं। तो हर कोई अमीर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा महरूम तबका है तमाम पार्टियों में कि जिनको पार्टी वर्कर्स की हैसियत से वो आए हैं और वो उसकी कोई वजह है। अगर आप उस पर चले जाएं बेसिक तनख्वाह में, हम उनको क्लब करके चीज़ों को बड़ा बना देते हैं। आप बेसिक तनख्वाह में जाएं तो वो इतनी नहीं है, शायद वो 16वें 17वें ग्रेड वाले ऑफिसर की आप देखें तो ये बराबर ही हो। सुमसान बुखारी साहब तनख्वाहों और मराद के इजाफे की तायद कर रहे हैं। जब वजीर आजम ने ट्वीट करके इन सबको शटअप कॉल दी, स्नब किया, उसके बाद क्या फरमाया बुखारी साहब ने, सुनवाएं। नहीं है और पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरात थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, इस पर नहीं है। अब देखते क्या होता है। कुछ नहीं है और पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आरात थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, इस पर नहीं है। अब देखते क्या। सर देखें ना, यूटर्न तो ना लिया करे ना, देखें मैं स्टैंड लेना फिर। अगर आप देखें, पहली बात जो आपने मिसालें दी, जितने मुल्कों की मिसालें दी, उसमें तकरीबन सबसे कम पाकिस्तान के वज़ीर की तनख्वाह, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं सारी फिगर्स नोट नहीं तो हमारी मैशत में तो कम है, मैं इसीलिए तो आपको दिखाया। दूसरी बात, आपने जो कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की मिसालें दी, आपको शायद पता होना चाहिए जस्ट कंपैरिजन के लिए कि उनको सोशल सिक्योरिटी नेट इतना मजबूत है, उनको ओल्ड एज पेंशन सबको मिलती है, ओल्ड होम सबके लिए, चाइल्ड बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ये सारे उनके होने के बावजूद ये देते भी बच्चों की तालीम, उनकी हेल्थ सारी फ्री है। अब मैं जाहिर है मेरी पार्टी का मौकफ है और मैं उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन 45,000 रुपए तनख्वाह पंजाब असेंबली के मेंबर के लिए गुजारा करना, मैं आपको अभी बंदे गिनवा सकता हूं। मंसूर साहब कह रहे हैं सारे अमीर हैं, नहीं ऐसी बात। मैं आपको एमपीएस की मेरे पास लिस्ट है जो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग पीटीआई के कारकुन इलेक्ट हो गए। नून वालों के बारे में तो मैं नहीं, जरा वो दानियाल साहब जानते होंगे, पूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं है, लोग कम से कम इसका एक विजुअल इम्पैक्ट बुरा है, इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने इसको वापस कर। आपने बिल्कुल ठीक है कि 45,000 रुपए में राजनपुर से या रहीम यार खान से एक एमपीए उठ के आएगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। राजनपुर और रहीम यार खान में जो मजदूर है उसकी सरकारी तौर पे जो आपने वेज रेट रखा हुआ है वो 15,000 या 16,000 रुपए रखा हुआ है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। देखिए बदकिस्मती तो यह है, लेकिन जो आपका एमपी है उसको आप मजदूर से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते, ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई अमीर गरीब की बात है, ये एमपीए जो है ये 5-6 लाख लोगों का एक लीडर है। आप जब घर अपने वीकेंड पे घर जाते हैं, दरवाजे खोलते हैं तो आपके पास मेहमानों की लाइन लगी होती है, आपने शादियां फोतियां अटेंड करनी होती हैं, आपने मीटिंग अटेंड करनी। हमारे खर्चे से तो ना करें ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कह रहा हूँ वो आवाम के लिए कर रहा था ना। आपने मीटिंग अटेंड करनी होती, नहीं मैं आवाम के लिए कह रहा हूँ कि उसका इतना पंजाब असेंबली से मरी जाना या अटक जाना हफ्ते में हल्का डाली है अंदर मरी का, नहीं ये बात ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि लोग माजी की तरह करप्शन ना करें, अगर आप चाहेंगे कि वो लेजिस्लेशन की तरफ तवज्जो दें, तो उनको इतना मुनासिब कर दें कि उनका गुजारा हो सके। वो पेट्रोल, मैं समझता हूँ कि गाड़ी के बगैर कोई भी नहीं है, लेकिन गाड़ी मुफ्त नहीं चलती, उसमें पेट्रोल डलता है, पेट्रोल का पैसे पूरे हो जाएं, उनके खाने पीने के पैसे पूरे हो जाएं, ना कि मंसूर साहब उनको मजबूरन वो करना पड़े जिसकी वजह से हमारे लीडर आज जेलों में, आज के लीडर जेलों में, वो ना करना पड़ेगा। मंसूर, ये जरा फवाद चौधरी साहब, यानी एक सुमसान बुखारी साहब का यू टर्न है, एक फवाद चौधरी साहब का, जरा फवाद एक शेयर करनी है। जी खबर शेयर करनी है। ये आपके प्रोग्राम के दौरान ही गालबन नून लीग वाले भी आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। अभी मुझे एक मैसेज आया है, साबिक वफाकी वजीर हैं नून लीग की, गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि जी उनके पास ये खबर है कि राजा बशारत साहब ने
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी उस वक्त जब ये बिल मंजूर किया जा रहा था कि इस बिल की पूरी नॉलेज है वजीर आजम इमरान खान साहब को। ये वजीर कानून कह रहे हैं ये उन्होंने वो राजा बशारत साहब को कोट कर रहे हैं कि जी राजा बशारत साहब ने ये बात कही थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के वजीर आजम को पता है इसके बारे में। दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आई एम नॉट श्योर। मुझे ये मैसेज आया है कि मैसेज मेरे पास एक कोई रेफरेंस से कह रहा है, एक वजीर आजम खुद कह रहे हैं ना, व्हेन वजीर आजम साहब सेड हिमसेल्फ इन हिज ट्वीट तो वो बात सुपरसीड कर जाती है। अच्छा, ये जरा फवाद चौधरी साहब का यूटर्न भी दिखा दें। फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया जब ये प्रोसेस में लेजिस्लेशन हो चुकी, उस वक्त फवाद साहब की क्या राय थी? मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह। जी जी, उन्होंने को 1.5 लाख भेज दिए। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करेंगे MNA MPs की तनख्वाहें हो ही ना और वो फिर आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत। अब ये थी राय जब वजीर आजम की ट्वीट नहीं हुई। अब जब वजीर आजम की ट्वीट हो गई तो उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट की, कहा जा रहा है शायद उन्होंने डिलीट भी कर दी। ये जो ट्वीट उन्होंने की, इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली की जानिब से अरकान असम्बली वज़रा खुसूसन वज़ीर आला की तनख्वाहों और बरात में इजाफे का फैसला सख्त मायूस कुन है। पाकिस्तान खुशहाल हो जाए शायद ये काबिल अवाम को बुनियादी सहूलियात की के लिए वसाइल दस्तियाब नहीं। ये फैसला बिल्कुल बिला जवाज है। ये फवाद का नहीं, फवाद का है। ये फवाद का ट्वीट है, लेकिन ये पीएम साहब के ट्वीट के बाद है। जी मंसूर, पहले कुछ और कह रहे हैं ये लोग, जैसे पीएम साहब का ट्वीट आया सारे सीधे हो गए। मुझे आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ जितने भी रहनुमा हैं उन बेचारों का ना मुआवजा मुझे वो उस दौर के एमक्यूएम के साथ लगता है जब अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो तीर छोड़ दिया करते थे और वो बेचारे फारूक सत्तार साहब, वसीम अख्तर साहब, फैसल सब्जवारी साहब मुश्किलों से उसको संभालने की कोशिश करते थे और हम लोग कहते हैं यार आप पे बड़ा रहम आ रहा है, आपको भी पता है बड़ा मुश्किल है इसको संभालना, लेकिन आपको संभालना पड़ेगा। लेकिन खैर है, कुछ नहीं होता। दे डूइंग अ गुड जॉब। सदाकत अली अब्बासी साहब माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त डिफेंड करते हैं। एक मेरा गिला है आपसे भी और बाकी मीडिया के लोगों से भी, भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सारा गुस्सा मत उतारें। ये दानियाल चौधरी साहब बैठे हुए हैं, नून लीग को आप लोग किस चीज में छोड़ रहे हैं? नून लीग क्या पूरी बराबर की इसमें कसूरवार नहीं है? इन्होंने फरमाया कि जनाब वो हमारे किसी बंदे ने जाके वहां पे बिल जमा करवा दिया, प्रेजेंटर वो थे तो लेकिन बहुत गलत है भाई। आपकी जो लीडरशिप है उससे पूछे बगैर ही बिल दे दिया उसने। मतलब नून लीग वालों को तो पता ही नहीं था। मैं जानता हूं आजकल हेडलेस चिकन की तरह पूरी पार्टी चल रही है आपकी, ना आप लोगों का लीडर है ना आपको समझ आ रही है कि पार्टी चलानी किस तरह है, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि भाई एक मेंबर ऑफ द असेंबली जाके बिल पेश करने लगा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी बातचीत चल रही है। मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले के अंदर उतनी ही कसूरवार है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मूड है, लेकिन नून लीग को मत आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूं। आपने कहा कि जी नून लीग को क्यों छोड़ रहे हैं, आपकी ख्वाहिश जरा मैं पूरी कर रहा हूं। अबराज ग्रुप स्कैंडल, जरा इस स्कैंडल की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये स्कैंडल अभी तक हल नहीं हुआ। ये कराची इलेक्ट्रिक कंपनी की फरोख्त का था, शिंगाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त किया जाना था और ये स्कैंडल क्या है इसकी तफसीलात जरा आपके सामने रखते हैं। आरिफ नकवी साहब ने जो कि अबराज ग्रुप के सीईओ आरिफ नकवी साहब ने दुबई में 2002 में अबराज ग्रुप कायम किया था। 12 सालों में यानी 2017 तक अबराज ग्रुप 6 ममालिक में अपना कारोबार फैला चुका था और उसके असासों की मालियत 14 अरब डॉलर्स हो चुकी थी। 2017 में आलमी बैंक और बिल गेट्स फाउंडेशन ने निशानदेही की थी कि अबराज ग्रुप ने पाकिस्तान, इंडिया और नाइजीरिया में सेहत और तालीम के शोबे में अतियात की मद में 1 अरब डॉलर्स का गबन किया। ऑडिट रिपोर्ट्स ने भी निशानदेही की कि 660 मिलियन डॉलर्स अबराज ग्रुप के खजाने में और 200 मिलियन डॉलर्स आरिफ नकवी और उनके करीबी अफराद के जाती अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। मार्च 2018 में आरिफ नकवी ने अबराज ग्रुप के सीईओ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कराची इलेक्ट्रिक की शिंगाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त का मामला क्या है ये जरा सुनिए। 16 अक्टूबर 2018 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इल्जाम लगाया कि आरिफ नकवी ने 20 मिलियन डॉलर्स की शरीफ बरादरान को पेशकश की ताकि वो कराची इलेक्ट्रिक को शिंगाई इलेक्ट्रिक को बेचने में ताउन करें। यह डील ईसीसी के इनकार और नेपरा के एतराज के बायस मुमकिन ना हो सकी। कराची इलेक्ट्रिक 2005 में 1.5 रुपए फी हिस्स के लिहाज से प्राइवेटाइज किया गया था और 2009 में अबराज ग्रुप ने उसे सिर्फ 16 अरब रुपए के एवज खरीद लिया। अबराज ग्रुप मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों का 100 अरब रुपए का नादहिंदा है। हुकूमत पाकिस्तान ने अबराज ग्रुप से यह यकीन दहानी चाहिए कि कराची इलेक्ट्रिक की शिंघाई ग्रुप को फरोख्त से पहले ये वाजिबात अदा किए जाएंगे, लेकिन अबराज ग्रुप प्राइवेटाइजेशन कमीशन से एनओसी लेने के लिए शिंघाई इलेक्ट्रिक के साथ किया गया हिस्से से खरीद का मुआहदा जाहिर करने से इनकार कर रहा था। मुस्लिम लीग की हुकूमत का कराची इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप को फायदा पहुंचाने में क्या किरदार था, अब जरा यह सुनिए। अक्टूबर 2015 और अप्रैल 2017 के दरमियान
नवीद मलिक जो कि कारोबारी शख्सियत, अबराज ग्रुप के मुशीर और शरीफ बरादरान के अच्छे दोस्त भी हैं, उन्हें कहा गया कि वो शरीफ बरादरान से कराची इलेक्ट्रिक की फरोख्त में हुकूमती रुकावटों को दूर करने में अपना किरदार अदा करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी यही कहा कि $20 मिलियन की बतौर किकबैक्स पेशकश भी की गई शरीफ बरादरान को। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अबराज ग्रुप के सीईओ उमर लोधी की जानिब से आरिफ नकवी को की गई ईमेल्स भी आश्कार की, जिनमें उमर लोधी की जानिब से यह कहा गया कि कुछ जरूरी तफसीलात दरकार हैं, जिनके बाद शरीफ बरादरान ये बताएंगे कि $20 मिलियन की रकम खैराती इदारे में जाएगी या इलेक्शन फंड में। एक और ईमेल में आरिफ नकवी ने उमर लोधी को हिदायत की कि $20 मिलियन का मुआहदा शरीफ बरादरान के दोस्त नवीद मलिक के हवाले किया जाए और इस मुआहदे में कहीं भी कराची इलेक्ट्रिक का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि अगर यह मुआहदा गलत हाथों तक पहुंचा और बेनकाब हो गया तो यह एक धमाका होगा। यह मुआहदा अब हमारे हाथ पहुंच चुका है और धमाका हो रहा है। इसके बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत ने कराची इलेक्ट्रिक की फरोख्त में हायल रुकावटें दूर करने पर काम शुरू कर दिया। हुकूमत ने नेपरा को कायल करने की कोशिश की कि वो टैरिफ में इजाफा करे ताकि कराची इलेक्ट्रिक की शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त मुमकिन बनाई जा सके। चेयरमैन नेपरा ने आगाज में टैरिफ पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वजारत बिजली से तहरीरी हिदायत तलब कर ली। ना तो सेक्रेटरी बिजली यूसुफ नसीम खोखर और ना ही सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन इस रियायत को देने में रजामंद थे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलाखिर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास तलब किया और मुश्तरका मुफादात काउंसिल के तमाम शराकतदारों को उनकी तजवीज़ के खिलाफ अपना फैसला दिया और डिसीजन को ओवर रूल कर दिया और फैसला देते हुए कराची इलेक्ट्रिक को एनओसी जारी करने की इजाजत दे दी। लेकिन सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन ने समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन पर जब दबाव डाला गया तो उन्होंने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स वज़ीर आज़म के दफ्तर से इशू करने का मुतालबा किया, लेकिन वज़ीर आज़म के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की उस मीटिंग के मिनट्स जारी ना किए। यह स्कैंडल आज भी अपनी उसी जगह पर खड़ा हुआ है। ना तो कराची इलेक्ट्रिक की उस तरह से फरोख्त हो सकी और ना ही इस स्कैंडल की मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। बैरिस्टर साहब, ये अब चूंकि मंसूर ने ख्वाहिश कर दी थी तो मैंने कहा जरा आपका जिक्र भी कर लेते हैं। अगर ये मामला भी शुरू होता है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। देखिए जी, अगर इस स्कैंडल में कोई हकीकत होती तो चीफ जस्टिस साहब, जिनका भी अपना केस सुप्रीम कोर्ट में चलने शुरू होने लगा है, जो उनका इश्यूज उनके चल रहे हैं, तो ये आपके ख्याल में वो ना उठाते, वो नोटिस ना लेते, कोर्ट्स में ना लेते? आज इसमें हकीकत, इसमें रियलिटी क्या है? इसमें रियलिटी है सिफर। और अगर रियलिटी कोई होती तो आपको साफ पानी की तरह, साफ पानी का केस और बेशुमार केसेस जो उठाएगी जिनमें कोई हकीकत नहीं, एसेट बियॉन्ड मींस जिनमें कोई हकीकत नहीं, तो आप इसमें भी शहबाज शरीफ को आपके ऊपर केस डालते, आप खाकान अब्बासी को उठाते। जिसमें हकीकत होती तो ये केसेस आपके सामने आते, और इनमें अगर कोई हकीकत है तो सामने आएगा भी। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आर्टिकल से आगे ना कोई ऐसी हकीकत है, ना रहेगी, और ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है। हमने हमेशा मैशियत के ऊपर काम किया, इकोनॉमी को स्ट्रांग किया, बिजनेसमैन को वेलकम किया, और उसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आपकी ग्रोथ 5.8 5.9 थी पे ग्रोथ थी। आपका हाईएस्ट फॉरेन रेमिटेंस था और आपका मार्केट शेयर जहां आज $260 बिलियन रोटेट करता है, हमारे टाइम में 600 से 700 बिलियन रोटेट करता था मार्केट में एक क्वार्टर में। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसी चीजों में ना कोई हकीकत है ना हो सकती है, और अगर हकीकत होती तो आपके सामने आज कोर्ट्स या नैब इस चीज को पकड़ के इसको भी परसू भी करी होती और आपके सामने आया होता। राइट जी। अब्बासी साहब, आप इनके हर बंदे को कहते हैं इन्होंने करप्शन किया, ये इतना बड़ा स्कैंडल है, ये अनर्थ हो चुका है काफी हद तक। कुछ तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। अगले 5-7 साल तक इनके केसेस जो है वो निकलते रहेंगे और वो तो हल नहीं होंगे। ये तो कह रहे हैं इनको ऐसे आप नहीं किया, मियां साहब को सजा भी होगी, करप्ट डिक्लेयर भी हो गए, करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व भी हो गए। एक ये बार बार मुस्लिम लीग में बात करते हैं, जरा दानिया साहब प्लीज, एक दफा ये बार बार बात करते हैं ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। किसी दुनिया के मईशत का मॉडल उठा के देख लें, हमेशा जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज में कंपेयर होती है, बट इट इज कंपेयर्ड विद 2 डेफिसिट्स, एक करंट अकाउंट और एक बजट डेफिसिट। और अगर इसको सस्टेनेबल ही नहीं कहते कि ये 5-6 जो किया था, आपका बजट डेफिसिट हमारे से ज्यादा नहीं, आप बता दें, डिसएग्री करते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। आपकी सुनिए मैंने कि जनाब एकदम से इकोनॉमी धड़ाम कर जाती है। मार्केट का भी बता दें, मैं बता रहा हूं, मैं चैलेंज भी बता दें मंसूर साहब, मैं चैलेंज करता हूं, नहीं मैं मंसूर साहब को भी कह रहा हूं, वो भी जरा ताकि थोड़ा सा वो प्रोग्राम में। मंसूर साहब, पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सुन लेना।
ताकि आप जरा हमारे पर बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। वाहिद पाकिस्तान की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है जिसके दौर में एक्सपोर्ट नेगेटिव रहा, और एक्सपोर्ट वाहिद जरिया होता है आपको कर्जों से निकालने का। 25 अरब से शुरू करके 20 पे, अगले साल 22 पे, फिर 23 पे और फिर 24 पे। पीपल्स पार्टी 25 पे थी, नून ने 24 पे छोड़ा। पाकिस्तान आज कर्जों में सिर्फ नवाज शरीफ साहब की उन पॉलिसी की वजह से है, जो करप्शन उन्होंने की है वो एक गलत बात है। डिवैल्यूएशन की वजह से भी खाली 2% आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, और हमारे जो करंट अकाउंट का सारा भाईजान 17% कम हो गया है, 17% कम हो गया। मंसूर, आपको पता है सियासतदानों को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आप अब ये अब्बासी साहब की शिकायत का जवाब इनको अपने प्रोग्राम में बुला के दीजिएगा। वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो कल देखते रहिएगा तब्दीली, वो तब्दीली नहीं जो पंजाब हुकूमत या पंजाब असेंबली लेकर आई, असल तब्दीली यहां होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।